13 अगस्त 1947 बम्बई जुहू हवाई अड्डा। टाटा एयर सर्विसेज के काउंटर पर 8-10 महिलाएं खड़ी हैं। सभी अनुशासित हैं और उनके चेहरों पर जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। ये सभी राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाएं हैं। इनकी प्रमुख संचालिका यानी लक्ष्मीबाई केलकर अर्थात मौसी जी कराची जाने वाली हैं। कराची में जारी अराजकता एवं अव्यवस्था के माहौल में हैदराबाद सिंध की एक सेविका ने उनको एक पत्र भेजा है। उस सेविका का नाम है जेठी देवानी। देवानी परिवार सिंध का एक साधारण परिवार है जो संघ से जुड़ा हुआ है। जेठी दीवानी की पत्र आने के बाद मौसी जी से रहा नहीं गया। सिंध क्षेत्र की सेविकाओं की मदद के लिए तत्काल वहां जाने का निश्चय उन्होंने किया। राष्ट्र सेविका समिति का गठन हुए केवल 11 वर्ष ही हुए थे, परंतु समिति का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सिंध, पंजाब और बंगाल जैसे सीमावर्ती प्रांतों में भी राष्ट्र सेविका समिति का नाम और काम पहुंच चुका है। कल कराची में कायदे आजम जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख की शपथ लेने वाले हैं। वहां पर कल चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस के समारोह मनाए जा रहे होंगे, परंतु फिर भी वहां जाना आवश्यक है। इसलिए मौसी जी अपनी एक अन्य सहयोगी वेनुताई कलमकर के साथ कराची जाने के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित हैं। 40-50 यात्रियों की क्षमता वाले उस छोटे से विमान में 9 गज वाली महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए केवल यही 2 महिलाएं हैं। यात्रियों में हिंदू अधिक नहीं हैं। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा जीवित रखने वाले जयप्रकाश नारायण भी इस विमान में हैं। पूना के एक सज्जन हैं जिनका उपनाम देव है और उन्हें मौसी जी ने पहचान लिया। परंतु ये दोनों ही लोग अहमदाबाद में उतर गए। यहाँ से चढ़ने वाले भी अधिकांशतः मुसलमान ही हैं और ऐसे यात्रियों के बीच केवल ये 2 महिलाएं। विमान में कुछ उत्साही यात्री पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। 1-2 यात्रियों ने लड़ के लिया है पाकिस्तान, हँस के लेंगे हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए। परंतु मौसी जी का आत्मविश्वास स्थिर बना रहा। उनका निर्णय पक्का था। उनके चेहरे पर एक कठोरता बनी हुई थी। यह देखकर धीरे-धीरे पाकिस्तान के नारा लगाने वाले चुपचाप बैठ गए। मुल्तान, लाहौर रेल ट्रैक, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे। लाहौर से पहले का स्टेशन है रियाजाबाद। सुबह का 11 बजे हैं, बारिश बिल्कुल नहीं है, आसमान साफ है। स्टेशन पर लगभग 100-200 मुसलमान हाथों में तलवार और चाकू लेकर खड़े हैं। अमृतसर और आगे अंबाला जाने वाली यह ट्रेन धीरे-धीरे स्टेशन में प्रवेश कर रही है। पूरे प्लेटफॉर्म पर इन हथियारबंद मुसलमानों के अलावा एक भी आदमी नहीं है। स्टेशन मास्टर अपने केबिन का दरवाजा बंद करके अंदर छिपा हुआ है। उसका असिस्टेंट रेलवे के सिस्टम पर मोर्स कोड का उपयोग करते हुए अपने मुख्यालय में समाचार भेजने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसके भी हाथ काँप रहे हैं। डिसडाइट की भाषा में भेजे जाने वाला टेलीग्राम संदेश बार-बार गलत हो रहा है। गाड़ी प्लेटफ़ॉर्म पर आने तक भयानक शांति छाई हुई है। ट्रेन धीरे-धीरे अंदर आती है। एक जोरदार सीटी बजती है और एक ही क्षण में दीन दीन अल्लाहू अकबर के गगनभेदी नारों के साथ मारो, काटो सालों की ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इस ट्रेन से शरणार्थी के रूप में मुल्तान और पश्चिम पंजाब के गाँव से अपना सब कुछ गँवा कर आए हुए हिंदुओं और सिखों को डब्बों से बाहर खींचकर निकाला जाता है। धारदार तलवारों से वहीं के वहीं उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। अपने ऑफिस की खिड़की के दरारों से झाँकते हुए भयभीत स्टेशन मास्टर यह सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जाने-अनजाने वह लाशें गिनने लगते हैं। अभी तक मुसलमानों ने पहले ही झटके में 21 सिखों और हिंदुओं को मार डाला है। आक्रोश व्यक्त करती हुई उनकी महिलाएं और लड़कियों को मुस्लिम गुंडों ने अपने कंधों पर उठाकर भागते हुए विजयी उल्लास व्यक्त कर रहे हैं। पता नहीं और कितने हिंदू सिखों को मारा गया होगा। वह अपने असिस्टेंट से कहता है, "यह सारी जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से मुख्यालय भेजो।" परंतु पंजाब में सेंसरशिप लागू होने के कारण ऐसी न जाने कितनी खबरों को दबा दिया गया। कराची, कल पाकिस्तान के स्वतंत्र होने से पहले भारत, पाकिस्तान और ब्रिटिश अधिकारियों की एक गंभीर बैठक चल रही है। भारत और पाकिस्तान के प्रशासन में सत्ता का विभाजन सरलता से हो सके, इस हेतु यह बैठक बुलाई गई है। व्यापार, संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कस्टम इत्यादि अनेक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। अंत में यह निश्चय किया गया कि फिलहाल संयुक्त भारत यानी वर्तमान अखंड भारत की जो नीतियां हैं, वही नीतियां नियम मार्च 1948 तक दोनों देशों में लागू रहेंगे। मार्च के बाद दोनों देश अपनी अपनी नीतियां और अपनी प्रशासन लागू करेंगे। पोस्ट और टेलीग्राम का नेटवर्क भी मार्च तक दोनों देशों का एक ही रहेगा। दोनों ही देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना किसी अड़चन के आ जा सकेंगे। दिल्ली, नेहरू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारत छोड़कर जाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के स्थान पर भारतीय अधिकारियों का नियुक्ति करना। अखंड भारत के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम पेट्रिक स्पेंज कल सेवानिवृत्त हो जाएंगे, अपना पद छोड़ देंगे। इनके स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा? कुछ नाम सामने आए हैं, परंतु सारे नामों के बीच अंततः सूरत, गुजरात के सर हरिलाल जयकिशन दास कनिया के नाम पर मुहर लगाई गई। सर कानिया सूरत के मध्यवर्गीय परिवार से आते हुए वकील हैं। वे बम्बई उच्च न्यायालय में सन 1930 से न्यायाधीश हैं। 57 वर्षीय सर कानिया आजकल
सर्वोच्च न्यायालय के सहयोगी न्यायाधीश भी हैं। अभी जो मुख्य न्यायाधीश है यानी सर विलियम विलियम पेट्रिक स्पेंच, इन्हें भारत पाकिस्तान आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। पेरिस। आज आज़ाद हिंद फौज सेना की ओर से लड़ने वाले अनेक भारतीय फिलहाल जर्मनी के ब्रिटिश और फ्रेंच इलाकों में एकत्रित हैं। परंतु अब ये सभी सैनिक और अधिकारी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और मुक्त रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। पेरिस में स्थित इंडियन मिलिट्री मिशन ने आज यह घोषणा की, इन कैदियों में डॉक्टर हरवंश लाल भी शामिल हैं। लाल साहब नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट रहे। अन्य कैदियों के साथ ही डॉक्टर लाल भी भारत वापस आने वाले हैं। 151 बेलिया घाट, कलकत्ता। हैदरी मंजिल दोपहर के 3 बजे हैं। सोडीपुर आश्रम से गांधी जी पुरानी सी शेवरलेट गाड़ी से हैदरी मंजिल पहुंचे। उनके साथ मनु, महादेव भाई और 2 अन्य कार्यकर्ता हैं। उन्हीं के पीछे वाली कार से ऐसे ही 4-5 कार्यकर्ता आए हैं। हाल ही में हुई बारिश, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। हैदरी मंजिल के सामने बहुत से लोग खड़े हैं। उनमें से अधिकांशतः हिंदू ही हैं। गांधी जी की कार रुकते ही गांधी जी का नाम लेकर जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई, परंतु इस बार यह नारेबाजी उनके स्वागत के लिए नहीं, वरन उन्हें दी जाने वाली गालियां और श्राप हैं। गाड़ी से उतरने के बाद ऐसी नारेबाजी सुनते ही गांधी जी की मुद्रा कुछ त्रस्त हो गई। हालांकि उन्हें अपना चेहरा निर्विकार रखने का सफल प्रयास किया। नारेबाजी जारी है। गांधी जी, चले जाओ, नोआखाली में जाकर हिंदुओं की रक्षा करो। पहले हिंदुओं को जीवन दान, फिर मुसलमानों को स्थान। हिंदुओं के गद्दार गांधी, चले जाओ। और इन नारों के साथ ही पत्थरों और बोतलों की भी बारिश हो रही थी। गांधी जी एक क्षण ठहरते हैं, शांति के साथ पीछे घूमते हैं, हाथ में स्थित शॉल ठीक करते हुए भीड़ को हाथ से शांत रहने का निवेदन करते हैं। फिर भीड़ थोड़ी-सी शांत हो जाती है। गांधी जी धीमे स्वर में बोलने लगते हैं, मैं यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की एक समान सेवा करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके संरक्षण में ही रहूँगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप सीधे मुझ पर हमला कर सकते हैं। आपके साथ यहीं रहते हुए इस बेलिया घाट में रहकर मैं नोआखली के हिंदुओं के प्राण भी बचा रहा हूँ। मुसलमान नेताओं ने मेरे साथ सामने ऐसी शपथ ली है कि अब आप सभी हिंदुओं से विनती है कि आप लोग भी कलकत्ता के मुस्लिम बंधुओं का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। उस अवाक खड़ी भीड़ को वैसे ही छोड़कर गांधी जी शांति से हैदरी मंजिल में प्रवेश करते हैं। परंतु भीड़ की अशांति अगले कुछ ही मिनट रही, क्योंकि शहीद सुहरावर्दी का आगमन होते ही वहां इकट्ठा भीड़ पुनः क्रोधित हो गई। उनके गुस्से का भी विस्फोट हो ही गया। 5,000 हिंदुओं की हत्या का खलनायक सुहरावर्दी के सामने जाते हुए देखकर कोई भी हिंदू भला कैसे शांत रह सकता है। भीड़ ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। अब उनमें से कुछ युवा लगातार हैदरी मंजिल पर पथराव जारी रखे हुए हैं। अखंड हिंदुस्तान में आदर का पात्र बन चुके महात्मा गांधी की ऐसी क्रूर हंसी उड़ाने वाला और इस प्रकार की अपमानास्पद भर्त्सना करने वाला यह पहला ही अवसर था। 10:30 बजे बंबई के जुहू हवाई अड्डे से निकला हुआ मौसी जी का विमान अहमदाबाद में रुकते हुए लगभग 4.5 घंटे की यात्रा के बाद कराची के दिघ रोड स्थित हवाई अड्डा पर दोपहर 3 बजे पहुंचा। हवाई अड्डे पर मौसी जी की जमाई जोलकर स्वयं आए हुए हैं। जोलकर यानी मौसी जी की बेटी वत्सला के पति। वत्सला को पढ़ने का शौक था, इसलिए मौसी जी ने घर पर ही शिक्षक बुलाकर उनकी पढ़ाई पूर्ण की थी। वत्सला ने भी राष्ट्रीय सेविका समिति के कामों में काफी हाथ बटाया। कराची की शाखा का विस्तार करने में वत्सला का बड़ा योगदान है। हवाई अड्डे पर 15-20 सेविकाओं भी मौसी जी को लेने आई हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से संघ के कुछ स्वयंसेवक भी साथ में उपस्थित हैं। इस सेविका की कार में बैठकर यह काफिला मौसी जी के साथ ही बाहर निकला। जिस समय राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख लक्ष्मीबाई केलकर का विमान कराची के दिग्र रोज ऋषि हवाई अड्डे पर उतरा था, लगभग उसी समय अखंड भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर उनका खास डकोरा विमान कराची के मैरीपुर स्थित रॉयल एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर उतरा रहा था। विमान से लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी लेडी एडविना माउंटबेटन बाहर निकले। यहाँ पर उनके स्वागत हेतु बनने वाले नए पाकिस्तान के सर्वोच्च अधिकारी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर जिन्ना नहीं थे। माउंटबेटन दंपति को बताया गया कि कायदे आजम जिन्ना और उनकी बहन फातिमा उनके सरकारी निवास स्थान पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जिन्ना का कराची स्थित सरकारी निवास स्थान अर्थात सिंह के गवर्नर का बंगला। विक्टोरियन शैली में निर्मित इस विशाल बंगले के बड़े से दीवान खाने में आज जबरदस्त सजावट की गई है। पूरा बंगला हॉलीवुड की फिल्मों की सेट की तरह प्रतीत हो रहा है। इसे शाही अंदाज में सजाए गए हॉल में कायदे आजम जिन्ना और फातिमा ने माउंटबेटन दंपति का वैसे ही शाही अंदाज में स्वागत किया। लाहौर, दोपहर 4 बजे। टेम्पल रोड पर रहने वाला मुजाहिद ताजदीन, यह रास्ते पर नान और कुल्ले बेचने का काम करने वाला एक सीधा-साधा और गरीब व्यक्ति है। परंतु आज सुबह से उसके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा हुआ है कि ताजदीन के लगभग सभी दोस्त मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ता हैं। उन सभी ने और खासकर पुलिस थाना के मुस्लिम हवलदार ने भी आज सुबह उसे बताया कि टेम्पल रोड पर सिखों का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उस पर हमला करके उसे नबूद करना है। यह अपने धर्म का ही काम है। ताजदीन को नान और कुलचे के अलावा कुछ पता ही नहीं था, परंतु उसके दिमाग में इन बातों ने गहरा असर किया। उसने दोपहर को ही अपनी दुकान बंद कर दी और गुरुद्वारा पर हमला करने के लिए वह अपने मित्रों के साथ जा खड़ा हुआ। लाहौर के टेम्पल रोड स्थित मुंझंग का गुरुद्वारा छेवनी पातशाही सिखों के लिए अत्यधिक पवित्र गुरुद्वारा है। स्वयं महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे का निर्माण किया। सन 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह जी
दीवान चंदू के साथ लाहौर आए थे। उस समय उन्होंने जिस स्थान पर निवास किया था, उसी स्थान पर इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। गुरुद्वारे में प्रतिदिन की नियमित अरदास, लंगर वगैरह व्यवस्थित रूप से जारी है। गुरुद्वारे की रक्षा के लिए निहंग संत अपनी तलवारें लिए हुए चौकस हैं, परंतु उनकी कुल संख्या केवल 4 है। अधिकांश सिख व्यवसायी हैं और सुबह का यह समय व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लगभग सारे सिख रात को ही यहाँ इकट्ठे होंगे। अभी तो गुरुद्वारे में बहुत ही कम लोग मौजूद हैं। ठीक 4 बजे मुस्लिम नेशनल गार्ड ने इस गुरुद्वारे पर हमला किया। ताजुद्दीन सबसे आगे था। सबसे पहला पेट्रोल बम उसी ने फेंका। 50-60 मुस्लिम गुंडों का, जो कि तलवारों से लैस थे, सामना भला केवल 4 निहंग संत कितनी देर तक कर पाते। परंतु फिर भी उन्होंने असामान्य वीरता दिखाते हुए 3-4 मुसलमानों को काट डाला, 7-8 को जख्मी भी किया, परंतु अंततः चारों निहंग अपने ही खून के तालाब में गिर पड़े। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा निर्माण किया हुआ यह छेवनी पातशाही गुरुद्वारा निर्दोष सिखों के रक्त से भर गया था। पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की राजधानी है। इस पेशावर में अपनी गढ़ी के विशाल मकान में 57 वर्ष के खान अब्दुल गफ्फार खान अन्यमनस्य व्यवस्था में बैठे हैं, अकेले और विषणन। खान अब्दुल गफ्फार खान एक भारी भरकम नाम और ठीक वैसा ही भारी भरकम उनका व्यक्तित्व भी है। समूचे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के सर्वमान्य नेता। खान साहब गांधी जी के परम अनुयायी हैं, इसलिए उन्हें सरहदी गांधी की उपाधि भी मिली हुई है, परंतु वे अपने पठानों में बादशाह खान के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। इस पहाड़ी इलाके में सभी अनपढ़ आदिवासियों को गफ्फार खान ने कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठे किया था। इसलिए सन 1945 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद इस प्रांत में कांग्रेस को सत्ता मिली। मुस्लिम लीग को कोई खास सीटें नहीं मिली। अब जबकि यह स्पष्ट हो गया कि भारत का विभाजन होने वाला है, तब पठानों के सामने सवाल खड़ा हुआ हो गया कि वे किस तरफ जाएं। पठानों का और पाकिस्तान के पंजाबियों का आपस में बहुत बड़ा पुराना बैर था। इस कारण इस प्रांत के सभी पठानों की इच्छा थी कि वे भारत में विलीन हो। प्रांतीय असेंबली में बहुमत भी इसी पक्ष में था। केवल भौगोलिक निकटता का ही सवाल था, परंतु तर्क यह दिया गया कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भी तो हजारों मील की दूरी है। दूसरी बात ये थी कि यदि कश्मीर की रियासत भारत के साथ मिल जाती, तो ये प्रश्न भी हल हो जाता, क्योंकि गिलगित के दक्षिण वाला इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से सटा हुआ था। परंतु इन सब के बीच नेहरू ने अड़ंगा लगा दिया। उनका कहना था कि हमें वहाँ सार्वमत रेफरेंडम के हिसाब से फैसला चाहिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी यह मुद्दा गरमाया और सरदार पटेल ने इस कथित सार्वमत का जमकर विरोध किया। सरदार पटेल का कहना था कि प्रांतीय विधानसभाएं यह तय करेंगी कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। देश के अन्य भागों में हमने यही किया है, इसलिए जहां जहां मुस्लिम लीग का बहुमत है, वे सभी पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं। इसी न्याय के आधार पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य को भारत में विलीन होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का बहुमत है। परंतु नेहरू अपनी बात पर अड़े रहे। नेहरू ने कहा, मैं लोकतंत्रवादी हूँ, इसलिए वहां के निवासियों को जो लगता है उन्हें वैसा निर्णय लेने की छूट मिलनी चाहिए। बादशाह खान को अखबारों के माध्यम से ही पता चला कि उनके प्रांत में सर्वमत का निर्णय किया गया है। जिस व्यक्ति ने इस बेहद कठिन माहौल और मुस्लिम बहुल इलाका में होने के बावजूद पूरा प्रदेश कांग्रेसी बना डाला था, उन्हें नेहरू ने ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने लायक भी नहीं समझा। इसलिए यह समाचार मिलते ही खान अब्दुल गफ्फार खान ने दुखी स्वर में कहा, कांग्रेस ने यह प्रांत थाली में सजाकर मुस्लिम लीग को दे दिया है। इस प्रांत में जनमत की प्रक्रिया 20 जुलाई 1947 से आरंभ हुई, जो लगभग 10 दिनों तक चली। सर्वमत से पहले और सर्वमत जारी रहने के दौरान मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर धार्मिक भावनाओं को भड़काया। यह देखकर कांग्रेस ने इस सर्वमत का बहिष्कार कर दिया। खुदाई खिदमतगार यानी बादशाह खान इस बात की चिंता कर रहे थे कि नेहरू की गलतियों की हमें कितनी और कैसी सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मतदान केवल और केवल एक धोखा भर था। जिन 6 आदिवासी जमातों पर खान अब्दुल गफ्फार खान का गहरा प्रभाव था, उन्हें मतदान में भाग लेने से रोक दिया गया। 35 लाख जनता में से केवल 5,72,000 लोगों को ही मतदान करने लायक समझा गया। सवत, दीर, अंब और त्रिचाल, इन तहसीलों में मतदान हुआ ही नहीं। जितने पात्र मतदाता थे, उनमें से केवल 51% मतदान हुआ। पाकिस्तान में विलीन होने का समर्थन करने वाले के लिए हरे डब्बे रखे गए थे, जबकि भारत में विलीन होने वाले को मतदान हेतु लाल डब्बे रखे गए थे। पाकिस्तान की मतपेटी में 2,89,244 वोट पड़े और कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भारत में विलीनीकरण के पक्ष में 2,874 वोट पड़े, अर्थात 35 लाख लोगों में से केवल 3 लाख के आसपास वोट पाकिस्तान में पक्ष में खड़े थे। बादशाह खान के मन में इसी बात को लेकर नाराजगी थी। नेहरू और गांधी जी ने हम लोगों को लावारिस छोड़ दिया, और वह भी इस इन इन पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने। ऐसी भावना लगातार उनके मन में घर कर रही थी। इसलिए पेशावर, कोहट, बानू, स्वात इलाकों में से उनके कार्यकर्ताओं उनसे पूछ रहे थे कि क्या हमें भारत में विस्थापित हो जाना चाहिए। तब सीमांत गांधी के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे क्या जवाब दें, ये समझ ही नहीं पा रहे थे। कराची, कायदे-आज़म जिन्ना का निवास स्थान रात के 9 बजे है। लॉर्ड माउंटबेटन के स्वागत हेतु पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिन्ना ने शाही भोजन का आयोजन रखा है। कुछ देशों को राजदूतों और राजनयिक भी स्वयं वहां उपस्थित हैं। पानी की तरह महंगी शराब बहाई जा रही है, लेकिन इस पार्टी के मेजबान यानी खुद कायदे-आज़म जिन्ना सभी लोगों से थोड़ी दूर-दूर हैं, अलिप्त हैं।
औपचारिक भोज आराम होने से पहले मेजबान के संक्षिप्त भाषण की बारी आई। जिन्ना ने अपनी एक आंख वाला चश्मा नाक पर ठीक किया और वे पढ़ने लगे। योर एक्सेलेंसी, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी, सम्राट के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए आपके समक्ष यह जाम पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। योर एक्सीलेंसी लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून की बैठक में निहित सभी सैद्धांतिक एवं नीतिगत बातों को आपने जिस संपूर्णता और कुशलता से लागू किया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपके योगदान को कभी नहीं भूल सकेंगे। क्या विडंबना है कि इस इस्लाम के लिए, इस्लामिक सिद्धांतों के लिए जो राष्ट्र कल जन्म लेने जा रहा है, उसी राष्ट्र का निर्माण शराब की नदियां बहाकर किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर केंद्र रात के 11:50 हुए कि रेडियो पर उद्घोषण की गई। यह ऑल इंडिया रेडियो का लाहौर केंद्र है। आप चंद मिनट हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। फिर अगले 10 मिनट कुछ वाद्य यंत्र बजता है। ठीक 12 बजे बजकर 1 मिनट पर अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम लाहौर से बोल रहे हैं। कबूल सुबह ई आज़ादी। और इस प्रकार पाकिस्तान के जन्म की अधिकृत घोषणा हो गई।